हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आज वीडियो बना रही हूँ और आई नो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। ऑनेस्टली मैं इन टॉपिक्स पे ना वीडियो बनाती हूँ और ना ही मैं बनाना चाहती हूँ, बिकॉज दे क्रिएट अ काइंड ऑफ फियर मॉन्गरिंग विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। लेकिन जिसकी ये स्टोरी है उसने मुझसे खुद रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को कवर करो, बिकॉज ही वॉन्ट कि जैसा उसके साथ हुआ उसको नहीं चाहिए कि ऐसा किसी और के साथ भी हो। एंड देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, आई विल फाइनली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि आई ऑलवेज से दिस कि एट द एंड हमारे इमोशंस को, हमारी एनर्जीज को और खुद को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी खुद की होती है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, उनको कभी कभी सीरियसली लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अ लिटिल बैकग्राउंड फर्स्ट। हाई, आई एम राधिका, आई एम अ लाइफ एंड रिलेशनशिप एडवाइजर एंड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और जो ये बात है ये है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की, इसी साल की, कि मेरे पास एक मैसेज आता है कि मैम मुझे ना एक सेशन बुक करना है आपके साथ। एंड जैसा मैं नॉर्मली हर क्लाइंट के साथ करती हूँ, मैंने उसको डिटेल्स भेज दी एंड ही सेड ओके मैम, आई एम ओके विद इट, आई वुड लाइक टू बुक अ सेशन। एंड उसने सेशन बुक करवाया और उसके 2 से 3 दिन में वी कनेक्टेड ओवर अ कॉल। अब ये कहानी है आगरा की। जो मेरा क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, उसका अपना खुद का फैमिली बिजनेस है। तो मतलब बेसिकली अगर आप उसको सामने से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ही हैज़ अ परफेक्ट लाइफ। और ऑनेस्टली मुझे भी यही लगा था। मुझे लगा था कि ठीक है, लड़के का ब्रेकअप हो गया एंड नाउ ही इज़ नॉट एबल टू मूव ऑन, जैसे मेरे नॉर्मली क्लाइंट्स होते हैं। एंड आई काइंड ऑफ टुक हिम वेरी लाइटली। बट जैसे जैसे सेशन में उसने मुझे अपने बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में बताना स्टार्ट किया है, लिटरली आई वाज ट्रॉमेटाइज। मतलब दिस स्टोरी इज गोना लिव इन माई हेड रेंट फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसने मुझे बताया कि जब ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड तभी से इसने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। दे आर जूलर्स। तो बेसिकली ये माई क्लाइंट, लेट्स कॉल हिम राहुल, ये और इसके पापा दोनों दुकान पर बैठते थे। अब एक दिन की बात है कि ये दोनों दुकान पर बैठे हुए हैं एंड एक लड़की और उसकी मम्मा आते हैं इनकी दुकान पर अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए। अब उस टाइम पे जो क्लाइंट अटेंड कर रहे थे वो थे इसके पापा, राहुल के पापा, और राहुल जो है वो साइड में बैठा हुआ था। अभी जो इसकी मम्मी है, ऐसे नॉर्मली जैसे बात नहीं स्टार्ट हो जाती, इसकी मम्मी बता रही है कि देखो भाई साहब, कितने फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं कि हमको अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ रही है, ऐसे ऐसे बात हो रही है। अब ये जो लड़की है, दिस गर्ल इज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज वेरी प्रिटी। अब साइड में इसकी और जो मेरा क्लाइंट है राहुल, इनकी आपस में बात स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ी देर के बाद उन्होंने ज्वेलरी वगैरह बेची, पैसे वैसे लिए एंड ये दोनों चली गई। अभी जो लड़की थी ना, ये ना राहुल के दिमाग में बैठ गई। अब अगर एक बार किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो कैसे ना कैसे करके उसकी डिटेल्स निकलवा ही लेता है। एंड राहुल ने भी यही किया। उसने समहाउ उस लड़की का इंस्टाग्राम निकलवा लिया और उसको मैसेज भी कर दिया और अब इनकी बातें स्टार्ट हो गई। अब जो राहुल है इस टाइम पे ही इज 22 ईयर्स ओल्ड और जो लड़की है शी इज 2 years younger than him, मतलब she is 20 years old. Within just 2 months इनकी रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाती है। अब ना लड़की की लाइफ में है बहुत सारे इश्यूज, तो राहुल उसको मॉरली भी सपोर्ट करता है और कभी कभी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की ने एक बार ये कोर्स करना था तो उसकी फीस राहुल ने भरी, कभी कभी उसको शॉपिंग करा देता था, कभी कभी डेट्स पर जाते थे तो हमेशा राहुल ही पैसे देता था। तो मतलब ऑल इन ऑल लड़की को जो है एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था। कोर्स से याद आया, इस टाइम हम उस एरा में है जहाँ पर अच्छे करियर के लिए एक डिग्री से ज्यादा अच्छे स्किल्स की वैल्यू है। और इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड करियर वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ ऑर्डिन स्कूल। ये उन लोगों के लिए है जिनको डेटा साइंस, एनालिटिक्स या फिर बाकी टेक रिलेटेड फील्ड्स में अपना करियर तो बनाना है, लेकिन उनके पास कोडिंग या डेटा साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड ही नहीं है। और ऑर्डिन स्कूल एग्जैक्टली आपको इन्हीं चीजों के लिए रेडी करता है। यहाँ पे आपको लाइव ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑर्डिन स्कूल इज बैक्ड बाय 5 मेजर कंपनीज और इनके पास TCS, बजाज और स्विगी जैसे 600 प्लस हायरिंग पार्टनर्स भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड इनके एलुमनाई से मेंटोरशिप भी मिलती है, जिनका एक्सपीरियंस यूज करके आप भी अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, दे ऑर्गेनाइज जॉब ड्राइव्स एंड 10 प्लस हायरिंग स्प्रिंट्स एवरी मंथ। तो चाहे आप फ्रेशर हो या प्रमोशन का वेट कर रहे हो, एक्सपीरियंस्ड हो या इनएक्सपीरियंस, ये प्लेटफॉर्म आपको हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी देता है। और सबसे अच्छी बात, आपको तब तक प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिल जाती। तो अगर आपको भी चाहिए ना कि आपका करियर सेफ, सिक्योर और हाई पेइंग हो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑर्डिन स्कूल। लेकिन अब स्टोरी वियर्ड कहाँ से होनी स्टार्ट होती है कि जब भी ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये जो लड़की है, ये मेरे क्लाइंट राहुल को हमेशा अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर दूर बुलाती थी।
अब उस टाइम पर ना ये बात जस्टिफाइड लगती थी, क्योंकि लड़कियों का होता है कि भाई कोई देख फेंक ना ले, तो राहुल ने भी इस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन ना रिलेशनशिप के स्टार्ट में जब भी राहुल इससे पूछता था ना कि तुम रहती कहाँ हो, तो ना हमेशा वो एक वेग सा आंसर दे देती थी। मतलब वो ना कभी भी स्पेसिफिक जगह नहीं बताती थी। और ना लड़के दिमाग तो ज़्यादा लगाते हैं नहीं, दे लाइक हाँ चल ठीक है, क्या ही होगा, क्या ही जान लूंगा करके कहाँ रहती है। तो थोड़े दिन के बाद वही किया, राहुल ने पूछना ही बंद कर दिया। दिस इज अ वेरी वियर्ड थिंग कि भाई लड़की आपको ढंग से बता ही नहीं रही है कि वो कहाँ रहती है। जिस लड़की को आप डेट कर रहे हो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ रहती है। आप कौन सा ये कह रहे हो कि भाई मुझे अपने घर ही बुला ले, मुझे बस पता तो होना चाहिए वेयर डू यू स्टे। अब चलो एनीवेज, धीरे धीरे क्या होता है ना, ये जो लड़की है ये राहुल के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होने लग गई। उसका इंस्टाग्राम चेक करती थी, उसका स्नैपचैट चेक करती थी, उसके स्नैपचैट का स्कोर कितना बढ़ रहा है वो चेक करती थी। मतलब बेसिकली उसको रैंडमली कभी कभार वीडियो कॉल कर देती थी ये देखने के लिए कि वो कहाँ है। वो उसने अगर बोला है कि वो शॉप जा रहा है तो वो शॉप ही जा रहा है ना, वो किसके साथ है। मतलब बेसिकली एक होता है नॉर्मल इनसिक्योरिटी जो नॉर्मली लाइक हर गर्लफ्रेंड पूछती है, कहाँ जा रहे हो, वीडियो कॉल करो, बताओ किसके साथ जा रहे हो। नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट उससे एक दो लेवल ऊपर ही था। मतलब समथिंग वॉज वियर्ड। अब उस चक्कर में ना उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। बट अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट राहुल, ही सेड कि मैम वो लड़ाई के बाद मुझे इस तरीके से मनाती थी कि मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाता था उसको। एंड आई वाज लाइक भाई ये कैसी सी बात है। बट ही सेड कि मैम मैं शायद आपको या किसी और को ये चीज़ कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा कि जब भी मैं उससे मिलता था ना उसके अंदर से इतनी डिस्टिंक्ट और इतनी अडिक्टिंग स्मेल आती थी ना कि मैं उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाता था। एंड आई वाज लाइक व्हाट स्मेल, व्हाट आर यू सेइंग। बट ही सेड मैम हाँ, उसके अंदर से ऐसी स्मेल आती थी कि आपको लगेगा कि बस आप उसके साथ ही बैठे रहो, आपको आपके लिए ये इंसान कितना इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है, आगे फिर क्या हुआ। अब धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज होता गया, इनका आपस में प्यार, इनका अफेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता गया। हर चौथे दिन ये मिलते थे, साथ में खाना खाते थे हमेशा। अकॉर्डिंग टू राहुल हर विजिट पे वो लड़की इसके लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा लेकर आती थी, सम हैंडमेड गिफ्ट्स, कभी कुछ खाने के लिए, कुछ ना कुछ शी यूज्ड टू ब्रिंग फॉर हिम। एंड ऑनेस्टली एक लड़के को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। सो बेसिकली ऑल इन ऑल राहुल, दिस माई क्लाइंट, वॉज वेरी हैप्पी इन द रिलेशनशिप। अब धीरे धीरे क्या हुआ, राहुल ने अपने घर में बता दिया कि देयर इज अ गर्ल। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वही लड़की है जो उस दिन बेचने आई थी अपने मम्मा के साथ ज्वेलरी वूलरी। बस उसने ये बता दिया कि हाँ देयर इज अ गर्ल इन माई लाइफ। एंड जो लड़की थी उसकी मम्मी को तो ऑलरेडी पहले से पता ही था। हाँ एक बात रह गई, राहुल टोल्ड मी कि मैम जब भी मैं इसके साथ होता था ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं ना इसके कंधे पे सिर रख लूँ, मैं इसकी गोदी में लेट जाऊँ। एंड मतलब अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये मेरी लाइफ में है, इसी की वजह से मेरी लाइफ चल रही है। मतलब बेसिकली जो राहुल की एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा नीडी एनर्जी हो गई थी, समझ रहे हो। एंड ये फीलिंग उसको स्पेसिफिकली तभी आती थी जब ये दोनों साथ में होते थे। बट oh my god, the weirdest thing according to me was, राहुल ने बताया मुझे कि ये लोग ना हर संडे को मिलते ही थे। तो ये जो लड़की थी इसने राहुल को बोल रखा था कि ना मेरी मम्मा हर सैटरडे हमारी एक कुल देवी है उनकी पूजा करती है, तो मैं भी उनके साथ वो पूजा करती हूँ फॉर यू, ताकि तुम्हारा बिजनेस अच्छा चले, तुम्हारा काम अच्छा चले, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे। तो वो बेसिकली जब भी वो लोग संडे को मिलते थे तो उसके लिए सैटरडे की पूजा से कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर आती थी कि राहुल खाओ। और कभी कभार जैसे कभी किसी का नहीं मन करता, कुछ मिठाई की आइटम है या कुछ भी, तो शी यूज्ड टू से नहीं अभी खाओ इसको, अभी खाना पड़ेगा। एंड वो खा लेता था। आई मीन वॉट मोर साइंस डू यू नीड, आई हैव नो आइडिया। मतलब ये मुझे यहाँ पे ये सब बता रहा है और यहाँ पे लेजिट मेरा दिमाग घूम रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में एक न्यू कैरेक्टर अनलॉक हो रहा है। राहुल की फैमिली के ना एक बहुत पुराने, जो हर फैमिली के होते हैं, एक गुरुजी थे। एंड ही वाज नॉट सम एवे से गुरुजी टाइप, ही वाज अ रियल संत, ही वाज एक्चुअली अ गुड पर्सन। लेकिन इस लड़की ने राहुल को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम इनके पास जाना बंद कर दो, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं, इनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए, ये लोग ना ढोंगी होते हैं, तो तुम इनके पास मत जाया करो, ये तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे। एंड गैस व्हाट,
राहुल ने धीरे धीरे करके अपने गुरुजी से कंप्लीटली कट ऑफ कर लिया। राहुल ने अपने गुरुजी के पास जाना ही बंद कर दिया। अब इस चक्कर में इनकी फैमिली में रोज कलेश होने लगी कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ना राहुल अब इस पॉइंट पे आ चुका था, वो इस लेवल पे कन्विंस हो चुका था कि वो अपने घर में कलेश करने लग गया था, अपने घर वालों को बोलने लग गया था कि तुम क्यों हो इस बाबा के चक्कर में, क्यों जाते हो, क्यों फोन करते हो, क्यों हर चीज पूछते हो उनसे। तो मतलब बेसिकली वो खुद तो कन्विंस हो गया था, बट अब वो अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर रहा था कि तुम भी मत जाया करो इसके पास, ये ढोंगी है। एंड राहुल ने मुझे बताया कि उसके मन में ना एक अलग सा अजीब सा हेटरेड आने लग गया था टुवर्ड्स दैट गुरुजी। और एक टाइम पे वो गुरुजी उनकी फैमिली के लिए और इवन राहुल के लिए भी इतने इंपॉर्टेंट थे कि उनकी फैमिली में कोई अच्छी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, पहली इंफॉर्मेशन गुरुजी को जाती थी। एंड ही वाज एक्चुअली अ वेल विशर फॉर देयर फैमिली। लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें उस टाइम पे राहुल को नहीं समझ में आ रही थी, बिकॉज he was not in his senses, he was under some influence। और कुछ प्यार भी अंधा कर देता है इंसान को, बट दिस सिचुएशन was not normal। अब एनीवेज चलता गया इनका रिलेशनशिप, 3-4 साल हो गए। लेकिन ना इनकी रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज आया जब लड़की ने राहुल को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जिस कपल की दिन में 5-5 घंटे कॉल पे बात हो रही है, उनकी अब 2-2 दिन कॉल पे बात नहीं हो रही। वो उसके मैसेज का रिप्लाई 12-12, 13-13 घंटे में कर रही है। ये कॉल कर भी रहा है तो वो बोल रही है कि नहीं अभी तो मैं बिजी हूँ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मतलब बेसिकली वो बहाने मारने स्टार्ट हो गई। एंड राहुल स्टार्टेड लूजिंग हिज माइंड। ना इसका काम में मन लग रहा है, ही यूज्ड टू गो टू जिम एवरी डे, ना ये रोज जिम जा रहा है, ना ये अपने किसी दोस्त से मिल रहा है, ना ये अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहा है। इसका वेट कम होने लग गया। मतलब आप जो जो गलत चीजें इमेजिन कर सकते हो ना, वो सारी इसके साथ इस टाइम पे हो रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि राहुल उस लेवल का क्रेजी हो गया कि उसको वो लड़की अपने रूम में दिखने लगी। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू, मतलब ऑब्वियसली इट वाज हैल्यूसिनेशन बट इट वाज देयर। तो उसके पेरेंट्स को लगना स्टार्ट हो गया कि भाई ही इज नॉट मेंटली ओके, हमको इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बट ऐसे इंसान को आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आप किसी को तब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते जब तक वो इंसान विलफुली ना जाना चाहे। एंड वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, वो अपने फैमिली में किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता था, डॉक्टर के पास वो क्या जाता। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि राहुल कुछ तो पॉइंट होगा ना जहां से दिस गर्ल स्टार्टेड इग्नोरिंग यू, क्या पॉइंट था वो। तो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि मैम एक दिन मैंने इसको फाइनली बोला कि हमको ना अब अपने घर में शादी की बात करनी चाहिए, वी शुड गेट मैरिड। एंड दैट वाज द डे जिसके बाद इसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। सो नाउ वी ऑल नो वेयर दिस इज गोइंग। और उसी के बाद से ही लड़की होने लग जाती है चेंज। मतलब बेसिकली ये राहुल से बात नहीं कर रही है, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है, उससे मिल नहीं रही है, लेकिन उसका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उसकी ईमेल आईडी सब कुछ अभी भी चेक कर रही है। इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दिस वुमन। वो 3-3 दिन राहुल का ना मैसेज करती थी, ना उसका कॉल उठाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। बस 3-4 दिन बाद अचानक से उसको एक मैसेज आता था राहुल को कि मुझे ना 12,000 रुपये चाहिए, मुझे 20,000 रुपीज़ चाहिए, प्लीज़ मुझे डाल दो। एंड राहुल इंस्टेंटली उसी टाइम ही पैसे ट्रांसफ़र कर देता था। और इनफैक्ट यही मुझे बता रहा है कि मैम मैं वेट करता था कि कब उसको पैसों की ज़रूरत पड़े और वो मुझे मैसेज करे, और उसी बहाने हमारी 5 मिनट चाहे 10 मिनट बात तो हो। सारा दिन राहुल सिर्फ अपने कमरे में बैठा रहता था। इसने किसी से भी मिलना बंद कर दिया है। इसकी स्लीप साइकिल, इसका बिजनेस, इसकी हेल्थ, सब कुछ बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रही है। एंड इसके घर में रोज कलेश हो रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसके अकाउंट में सिर्फ डेबिट के मैसेज दिख रहे हैं उनको, 5,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 20,000 डेबिट, 25,000 डेबिट्स। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? ऑब्वियसली पेरेंट्स विल आस्क। अब जो सबसे स्मार्ट डिसीजन इंडियन फैमिलीज ले सकती हैं इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, उन्होंने वही लिया कि हम ना राहुल की शादी करवा देते हैं। आप खुद सोचो क्या होगा राहुल का आंसर। ही सेड कि अगर मुझे देखने कोई लड़की या उसका पेरेंट घर में आया तो या तो मैं खुद मर जाऊंगा या उनको मार दूंगा। इमेजिन। तो बेसिकली अब उनको वो वाला प्लान भी ड्रॉप करना पड़ा कि अब तो इसकी शादी भी नहीं करवा सकते हम। राहुल के घर में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड माहौल हो गया, एवरीबॉडी वाज जस्ट सो डिप्रेस, सबकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी। बिकॉज आप इमेजिन कर सकते हो वो घर का इकलौता लड़का है, मतलब उसकी एक बड़ी बहन भी थी बट स्टिल लाइक शी हैज़ टू गो टू हर ससुराल समडे। तो वो घर का इकलौता लड़का है, बिजनेस पे आ नहीं रहा है, उसकी वजह से बिजनेस खत्म होता जा रहा है। ऑब्वियसली सबकी मेंटल हेल्थ, आप सोच सकते हो सबकी मेंटल हेल्थ का क्या लेवल होगा उस टाइम पे। अब
इस बीच में टाइम आता है कि उसकी बहन की शादी की बात आती है, तो उसकी बहन के लिए उसकी फैमिली एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी वादी सब तय हो जाती है। एंड फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स राहुल वॉज एक्चुअली एक्साइटेड। फैमिली को लगा कि अब फाइनली इतने टाइम के बाद वो हैप्पी है, वो अपनी बहन की शादी में इन्वॉल्व हो रहा था, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी बहन की शादी थी इन नवंबर, राइट? तो फंक्शन स्टार्ट हो गए थे नवंबर फर्स्ट वीक से। जिस दिन इसकी बहन का फर्स्ट फंक्शन था उस दिन राहुल को एक मैसेज रिसीव होता है उस लड़की से कि तुम बहुत गुड लुकिंग हो और जब तुम अपनी बहन की शादी पे जाओगे तो कोई ना कोई तो तुमको देखकर पसंद कर ही लेगा, एंड आई डोंट वांट दैट। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अपनी बहन की शादी पे जाओगे तो। यस, शी सेड दैट। शी वाज लाइक कि तुम अपनी बहन की शादी पर मत जाओ। एंड गेस व्हाट, राहुल ने अपनी सगी बहन की शादी का एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। एंड जब ये राहुल मुझे ये वाला पार्ट कॉल पे बता रहा था ना, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही क्राइड सो बैड। लिटरली वो 5-7 मिनट लगातार रोया है। एंड ही इज़ अ 29-year-old मैन। एंड वो कॉल पे ऊंचा ऊंचा रो रहा था कि मैम, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस दिन मेरी बहन इतना रोई थी, इतना रोई थी, जिस दिन मैंने घर में अनाउंस किया था कि आई एम नॉट कमिंग टू द वेडिंग। वो दिन ही वॉज लाइक कि मैं अपनी लाइफ में वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता कि मेरी वजह से मेरी बहन का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट, एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग। वो पूरी शादी में उसकी बहन हंसी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन गर्ल। बट दिस वॉज एक्चुअली अ गुड पार्ट, क्योंकि यहाँ से ना चीज़ें ठीक होने की शुरुआत होने वाली थी। क्योंकि जो उसकी बहन की शादी थी ना, उस पर इनकी जो फैमिली के गुरुजी हैं वो भी आए थे। अब क्या हुआ ना कि जहाँ पर शादी है, मतलब जो शादी का वेन्यू है, गुरुजी डायरेक्टली वहाँ पहुंचे हैं। और ऑब्वियसली दिस इज सच अ ऑब्वियस थिंग, लाइक एवरीवन वाज आस्किंग कि राहुल कहाँ है। गुरुजी ने भी पूछा कि राहुल क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है उसको। तब फाइनली जाके उसके पेरेंट्स ने प्रॉपरली उनको बताया कि ये चीज़ें चल रही हैं एंड राहुल अपनी बहन की शादी पर भी नहीं आया है। अब गुरुजी ने कहा कि जैसे तैसे करके शादी निपटाओ, हम हर किसी को ये चीज़ नहीं बता सकते, बेमतलब में बदनामी हो जाएगी। तो उन्होंने उसके बहन के जो इन-लॉज थे उनको कोई ना कोई तो बहाना मारा। एंड उनके गुरुजी ने कहा कि जैसे ही डोली चली जाएगी इसकी बहन की, तब आई विल कम टू योर हाउस, अभी के लिए चुप रहो सारे। अब अगले दिन जब गुरुजी इनके घर आते हैं और जैसे ही राहुल को पता लगता है कि गुरुजी के पावन चरण उनके घर में पड़े हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो उसने लेजिट हंगामा खड़ा कर दिया पूरे घर में कि ये आदमी मेरे घर पे क्या कर रहा है। क्योंकि राहुल को उस टाइम पे ये लग रहा था कि मेरी और जो मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में आजकल डिफरेंसेस आ गए हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रही है, वो बिकॉज ऑफ गुरुजी कर रही है। क्योंकि गुरुजी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो अब मुझे इग्नोर कर रही है, क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद नहीं था कि मैं उस लड़की के साथ क्यों हूँ। ये कंक्लूजन निकाला है राहुल ने। लेकिन अब उनके घर आते ही गुरुजी को ये कंफर्म हो गया दैट समथिंग इज वेरी नेगेटिव हैपनिंग विद राहुल। तो उन्होंने बस इतना बोला कि 5 मिनट दो मुझे, कुछ ना कुछ करके बस राहुल को घर से बाहर लेकर जाओ, एंड बस मुझे 5 मिनट इस घर में अकेले चाहिए। बहुत मुश्किल था राहुल को घर से बाहर निकालना, बट समहाउ दे मैनेज्ड इट एंड वो राहुल को बाहर लेकर चले गए। एंड गुरुजी उन्होंने वो पूरे घर में ही स्टार्टेड इंस्पेक्शन स्टार्ट किया उन्होंने। उनको कुछ ऐसा फिजिकल तो नहीं मिला, बट राहुल के कमरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स थी। अब उन्होंने इसकी फैमिली वालों को बोला कि देखो, जो भी है ना राहुल के ऊपर, दैट इज़ वेरी नेगेटिव, दैट इज़ समथिंग वेरी 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 डार्क, वेरी नेगेटिव। तो मेरे बस की तो बात नहीं है। उन्होंने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करी। अब ना उनके आश्रम में क्या था, उनके एक बुजुर्ग गुरुजी भी थे जो कि चल फिर नहीं पाते थे, बट उनकी जो पावर्स थी, उनकी जो सिद्धि थी, वो इन वाले गुरुजी से काफ़ी ज़्यादा पावर, मतलब बेसिकली ऑल इन ऑल ही वाज मोर पावरफुल देन दिस गुरुजी। तो उन्होंने बोला कि आप इसको यहीं छोड़ो एंड आप दोनों, मतलब राहुल के जो मम्मा पापा है, आप दोनों मेरे साथ इसी टाइम आश्रम चलो। अब यही हुआ, गुरुजी एंड इनके राहुल के जो मम्मा पापा है वो तीनों आश्रम की तरफ निकल गए। यू वोंट बिलीव, आई किड यू नॉट, राहुल ने मुझे बताया ये बात खुद कि जैसे ये लोग, वो जो सीनियर गुरुजी हैं, लेट्स कॉल हिम सीनियर गुरुजी, ये दोनों उनके पास पहुंचे हैं, 2 मिनट बैठे हैं और उन्होंने वर्ड टू वर्ड बता दिया कि राहुल के साथ एक्चुअली गलत है क्या। एंड यू नो व्हाट ही सेड,
2 औरतें हैं जिन्होंने राहुल के ऊपर कुछ करवा रखा है, एंड यू एंड आई, वी ऑल नो कि वो 2 औरतें कौन हैं। अब ये जो सीनियर गुरुजी हैं, इन्होंने और भी चीज़ें बताई कि क्यों करवाया है, ऑब्सेशन की वजह से, ग्रीड की वजह से, कैसे करवाया है, फूड आइटम्स के थ्रू करवाया है। एंड आप अब डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो, फूड आइटम्स, हर सैटरडे देवी पूजा। मैं वहीं पे समझ गई थी दैट समथिंग इज़ वेरी बैड, लेकिन ऑब्वियसली जिस इंसान पे हो रहा होता है उसको, हम में से बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम टाइम्स उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आता दैट हमारे साथ क्या हो रहा है। और चलो, तो मतलब ना वो लड़की राहुल से शादी करेगी और ना ही इसकी शादी कहीं और होने देगी, और बस वो दोनों, लड़की और उसकी माँ दोनों, वो राहुल को वैसे ही लूटती रहेंगे। और इतना एक्सट्रीम लेवल ब्लैक मैजिक है, इतनी एक्सट्रीम डार्क एंटिटी है कि जब तक उनका काम राहुल से निकलेगा वो निकलवाते, और जब राहुल का जो, इनका जो पर्पस है विद माय क्लाइंट राहुल, वो ख़त्म हो जाता, तो वो एंटिटी राहुल के ऊपर इतनी ओवर पावर कर जाती कि ये खुद को ही मार लेता। यस, और ये बात मुझे राहुल खुद ही बता रहा है। इमेजिन द ट्रॉमा दैट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू। लेकिन अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है, एंड दैट इज़ कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, और वो अपने आप में एक नया ही स्ट्रगल होता है। अब जो गुरुजी हैं, उन्होंने राहुल के मम्मा पापा को बताया कि जितनी भी दिशाएं हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, मतलब जितनी भी पॉसिबल दिशाएं हैं, आपने हर एक एक दिशा में जाना है, और उस दिशा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पवित्र प्लेस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्थ, नॉर्थ में तो चलो बहुत सारे हैं, वृंदावन है, वैष्णो देवी है। इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट तो वहाँ पे कामाख्या देवी है। तो ऐसे ही हर डायरेक्शन में आपको एक एक पवित्र स्थान जाना है, और वहाँ से ना आपको उनका जो होली वाटर होता है वो लेकर आना है। उसके मम्मा पापा गए, वो हर जगह का होली वाटर लेकर आए। अब उस होली वाटर को गुरुजी ने सिद्ध किया, पूरा हवन हुआ, लेकिन द मेन टास्क वॉज कि अब ये जो पानी है ये राहुल को पिलाना था, एंड ड्रॉप तक, पूरा का पूरा पानी उसके अंदर जाना चाहिए था, इस हद तक उसको वो पानी पिलाना था। अब उन्होंने राहुल के हाथ बांधे, उसका सिर बांधा, एक बंदे ने उसका मुंह खोला है और उसके अंदर ज़बरदस्ती पानी डाला, एंड उसके बाद फटाफट से उसका पूरा मुंह टेप से कवर कर दिया ताकि वो पानी को बाहर ना निकाल दे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर जो एंटिटी है वो एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगी ये सब चीज़ें। अब जैसे ही उसके अंदर ये पानी गया, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर राहुल को होती है वॉमिटिंग, एंड आई किड यू नॉट, राहुल ने मुझे ये बात खुद बताई है कि मैम, मैंने खुद देखा है उस टाइम पे कि मेरी वॉमिटिंग के अंदर ब्लड था और ऑल पिन्स थे। इमेजिन, उसके अंदर से ऑल पिन्स निकल रहे हैं। कहाँ से आए वो ऑल पिन्स, कैसे गए उसके मुंह के अंदर? ऑब्वियसली through the food he was eating, and he literally started crying while telling me this, and I could imagine his trauma। मतलब जिसके ऊपर बीत रही होती है उसके अंदर एक अजीब सी सैडनेस होती है, एक अजीब सी घिन होती है अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, and I could imagine his pain। बट ये चीज़ें आसानी से तो जाती नहीं है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस वॉज कि उनके गुरुजी ने बताया कि आपको पूरा 1 साल राहुल को हर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस जैसे कि सोमनाथ, वैष्णो देवी, बालाजी, सालासर बालाजी, महाकाल, उज्जैन, रामेश्वरम, ऐसी ऐसी जगहों पे लेकर जाना है, उसको वहाँ पर बिठाना है, क्योंकि इसकी जो एनर्जीज है, इसका जो ऑरा है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो सके, क्योंकि इतनी नेगेटिव स्टेट में जा चुका था बेचारा राहुल उस टाइम तक दैट he was not a person anymore, he was not a living human anymore, he was just a dead person walking। and अब कहीं जाके राहुल is okay but he is traumatized for life, और अब उसके लिए किसी पे ट्रस्ट करना is a living hell। और ये सब किस लिए? सिर्फ किसी की ग्रीड और किसी की ऑब्सेशन के चक्कर में some innocent life has to suffer। और पता है, जब बाद में कहीं जाके उस जो राहुल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पूछताछ की, तो पहले तो उनको बताया गया कि इस एरिया में ऐसी कोई माँ बेटी रहती ही नहीं है इस नाम की, लेकिन समहाउ दे गॉट टू नो कि हाँ, कुछ टाइम पहले यहाँ पर रेंट पर एक माँ बेटी और उसका बेटा, मतलब जो लड़की का भाई भी रहता था, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले उनका जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने लिटरली धक्के मार के इन तीनों को अपने मकान से बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि ना तो वो टाइम पे रेंट देते थे,
और अकॉर्डिंग टू लैंडलॉर्ड वो ना कुछ इतना गलत करते थे उस घर में कि जो लैंडलॉर्ड की फैमिली है उसके ऊपर भी उन चीज़ों का इफेक्ट आने लगा था। हर दूसरे दिन उनकी मोहल्ले में लड़ाई होती थी एंड मतलब पूरे मोहल्ले वाले वाज अगेंस्ट कि ये लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। और फिर फाइनली एक दिन आया जब जो आसपास के घर थे वो सारे मिलके उस लैंडलॉर्ड के पास गए कि भाई इस औरत को और इस फैमिली को यहाँ से निकालो, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और उस टाइम तक लैंडलॉर्ड, देखो लैंडलॉर्ड को पता होता है कि उसके घर में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी आसपास ही रहता होगा। एंड फाइनली उसको समझ में आया कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट ओके, दिस फैमिली इज मेंटली नॉट कूल, इनको यहाँ से निकालना ही ठीक है। तो फिर उन्होंने धक्के मार के इनको निकाला है। वो भी उन्होंने स्टोरी, राहुल ने मुझे स्टोरी बताई है कि वो भी एक बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड चीज़ थी उनके लिए, क्योंकि 2 लड़की हैं, वो क्या करेंगी कि भाई तुम मुझे सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हो, मैं तो अपने कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाऊंगी। दैट इज़ वॉट दे डिड। बट फाइनली उन्होंने पुलिस बुलाकर कुछ तो किया कि भैया इनको लेकर जाओ। एंड फिर जाके कहीं उनके घर से वो दोनों और उसका जो भाई है वो पूरी की पूरी फैमिली बाहर गई है। यार देखो, इस केस में ना मैं राहुल की कोई हेल्प नहीं कर सकती थी एंड ऑनेस्टली वो हेल्प सीख करने आया भी नहीं था। ही वॉज जस्ट लाइक कि मेरे अंदर ये कहानी, मेरे वर्ड्स इतने ज़्यादा अंदर दब चुके हैं ना दैट आई जस्ट वॉन्ट टू रिलीज माई ट्रॉमा। मुझे बस अपना ट्रॉमा ख़त्म करना है, किसी को बताना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में बार बार नहीं गा सकता। क्योंकि पता क्या होता है, जब ही फाइनली गॉट ओके ना, तो उसको भी काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को प्रोसेस करने में कि इतने सालों में मेरे साथ हुआ क्या है एक्चुअली। एंड व्हेन ही एक्चुअली प्रोसेस्ड कि हाँ मेरे साथ कितना गलत हुआ है, तब जाके उसने फाइनली हिम्मत दिखाई कि नहीं, मुझे एक न्यूट्रल इंसान चाहिए जिसको मैं अपना सारा ट्रॉमा बता सकूं, जो मुझे या मेरी फैमिली को या मेरे थॉट्स को या मेरी जजमेंट को जज ना करे। एंड दैट्स हाउ ही बुक्ड अ सेशन। एंड लास्ट में उसने मुझे यही बोला कि मैम प्लीज़ इस स्टोरी को आप गेट कीप मत करना, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने क्लाइंट्स की स्टोरीज कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, यू नो व्हाट माय कंटेंट इज। बट ही वाज लाइक कि नहीं मैम, मैं आपको ये चीज़ बताई इसलिए रहा हूँ ताकि आप इस स्टोरी को अपने चैनल पर डालो, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर ओन एनर्जीज, आवर ओन लाइफ। एंड हमारी बाउंड्रीज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है, कोई तीसरा बंदा नहीं आता हमको प्रोटेक्ट करने। लाइफ डज नॉट वर्क दिस वे। तो कभी भी किसी के लिए इतने पागल, इतने ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि आप सही और गलत की समझ ही भूल जाओ। हमको भगवान ने बुद्धि दी है, हमको उसका प्रयोग करना भी आता है, लेकिन फिर भी कितने इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब हम अपनी अपनी थिंकिंग का, अपने दिमाग का सही यूज़ कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने इमोशंस के थ्रू इतने ओवर पावर्ड हैं, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर इतने हैवी हैं कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग तक को खत्म कर देते हैं। मतलब हम बिना वजह की चीजों में कितना ओवर थिंक करते हैं, जो चीजें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते उनको लेकर भी हम कितना ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। लेकिन जहां पर एक्चुअली में थॉट्स लगाने चाहिए, जहां पर एक्चुअली में बुद्धि लगानी चाहिए, वहां हम सोचते ही नहीं है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, एटलीस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट दैम। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को शक की नजरों से देखने लग जाओ, हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाओ, नहीं। बट एटलीस्ट अगर कोई इंसान आपको वियर्ड साइंस दे रहा है, अगर किसी से आपको वियर्ड वाइब्स आ रही है, तो ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग, ठीक है। किसी भी चीजों को, ऐसी चीजों को इग्नोर मत करो। अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको लगता है ना, आपको हिंट भी है कि भाई ये इस इंसान के अंदर ना मेरे को लेके बहुत जेलसी है, स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद देम। आपकी लाइफ नहीं रुक जाएगी उस इंसान के बिना, ठीक है। एट द एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान तो उतरेंगे नहीं धरती पे अवतार लेकर आपको बचाने के लिए। एंड इन द एंड नेवर एवर स्टॉप बिलीविंग इन गॉड। जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी दे सकती है ना, नो पावर इन द वर्ल्ड कैन गिव यू दैट। इसीलिए नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना, स्पिरिचुअल हैबिट्स अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें ना हमारे आसपास एक प्रोटेक्शन की शील्ड बनाती हैं, हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो बहुत सारी हैं हमारे आसपास, उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप
और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ या रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप भी मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो बाय रीचिंग आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और ईमेल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।